बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड वी वर on the topic of animal husbandry. This is part 2 and I hope that you have seen my part 1 previous videos, then only you are doing this part 2 क्योंकि बिना पीछे की चीज़ों को पढ़े और रिवाइज करे आगे नहीं बढ़ा जा सकता. Okay, so today's topic that we are going to complete is the end topic of this chapter, that is bee farming and poultry farming, fish farming. ठीक है. Previously what we have studied about the animal husbandry part 1, that is poultry farming and cattle farming. Okay, so today we are going to study last two topics of this chapter, that is fish farming and beekeeping. Okay, these are the most super important topics of this chapter, so I hope that you understand very well. Okay, देखो भाई, फिश फार्मिंग क्या है. जैसे आपकी कैटल फार्मिंग थी, जैसे आपकी पोल्ट्री फार्मिंग थी, इसी तरीके से आपकी फिश फार्मिंग होती है. फिश फार्मिंग में क्या होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक फूड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक फूड. आप फिश फार्मिंग कर ही क्यों रहे हो? देखो, आप कोई भी फार्मिंग क्यों कर रहे हो, दो रीज़न है इसके. पहला, या तो वो प्रोडक्ट दे रही है, कोई प्रोडक्ट दे रही है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है. ठीक है. सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो गिविंग अ एम्प्लॉयमेंट, अ सोर्स ऑफ इनकम टू द ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, मतलब दोनों में ही ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है. ठीक है. तो फिश फार्मिंग में क्या है, ये एक एक्वेटिक फूड, इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फूड देती है, जो कि सबसे ज़्यादा किस में रिच होता है, आपके बहुत सारे वाइटामिन में रिच होता है. प्लस ये, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा चीप सोर्स है, बट ये चीप सोर्स होता है. ठीक है. डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट. ओके, टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग में बहुत सारी आती है, बट आपको दो ही पढ़नी है. ठीक है. दैट इज कैप्चर फार्मिंग आती है, माइक्रो फार्मिंग आती है, एक्वाकल्चर आता है, सॉरी, पेसिकल्चर आता है. ठीक है. ये दो फार्मिंग्स आपको मेजर पढ़नी होती है. एक्वाकल्चर और पेसिकल्चर क्या होता है? ठीक है. फिश फार्मिंग में क्या है, आप सोचोगे फिश फार्मिंग में होता होगा फिश को रेयर कर रहे हो आप. ठीक है. उनकी केयर कर रहे हो. ठीक है. रेयरिंग कर रहे हो, केयरिंग कर रहे हो. ठीक है. उनका पूरा ध्यान रख रहे हो. लेकिन एक्वाकल्चर और पेसिकल्चर में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है. एक्वाकल्चर इन्वॉल्व्स एक्वेटिक. अब एक्वेटिक में तो सब आते हैं. ठीक है. शेल्स भी आते हैं, प्रॉन आते हैं, क्रैब्स आती हैं. ठीक है. आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस आती हैं. ठीक है. बड़ी फिश भी आती हैं, छोटी फिश भी आती हैं. ठीक है. तो सभी तरीके की फिशेस, शेल्स जो फ्रेश वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं, वो क्या होती हैं, एक्वाकल्चर. ओके. व्हाट इज पेसिकल्चर? पेसिकल्चर, देखो, आपको मैंने डाइवर्सिटी पढ़ाया था. यस. एंड डाइवर्सिटी चैप्टर में वर्टिब्रेट्स में टॉपिक था पाइसेस. ठीक है. सब फाइलम में आता है पाइसेस. पाइसेस में कौन से आते थे, सभी फिशेज आती थी. यस. तो पेसिकल्चर को अगर आप तोड़ोगे तो किस दो वर्ड से आया है, पाइसेस और कल्चर. मतलब पाइसेस मतलब फिशेज और कल्चर मतलब फिशेज की कल्चरिंग करना. ठीक है. इसमें सिर्फ और सिर्फ फिशेज की ही रेयरिंग होती है. नो क्रैब्स, नो शेल्स, नो प्रॉन्स, नो अदर एक्वेटिक एनिमल. ओके, ओनली एंड ओनली फिशेज. गॉट इट? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द aquaculture, pisciculture. Okay, next topic that we move on is the beekeeping. अब भाई देखो, beekeeping क्या है? मधुमक्खी तो सबने देखी, जिंदगी में कभी ना कभी तो देखी ही होगी मधुमक्खी. अब देखो, मधुमक्खी को रखना, उनसे बेहाइव बनवाना. ठीक है. फिर वो बी वैक्स कलेक्ट करना, हनी कलेक्ट करना, द ऑल प्रोसेस of collecting all these nutritive substances from the beehive, ठीक है, is known as beekeeping. That is procedure of keeping, rearing, caring, managing of all honeybees on the large scale भाई एक दो स्केल पे नहीं, large scale. ठीक है. for practicing honey. ठीक है. bee wax, royal jellies, these all are apiculture. okay, these all are apiculture. ठीक है. अब ये एपीकल्चर कैसा है, देखो, एपीकल्चर, ब्रेक द वर्ड अगेन, एपी प्लस कल्चर. लेटिन में एपी, एपिक्स से आया हुआ वर्ड है. एपिक्स का मतलब होता है बीज. ठीक है. बीज, हनी बीज. ठीक है. तो बिल्कुल हनी बी की कल्चरिंग करना इज नोन एज बी कीपिंग. ओके. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग? बी कीपिंग की क्या एडवांटेजेस हैं? पहला तो ये, एक प्रोड्यूसेस दी हनी विच कैन बी ईजिली स्टोर्ड. आई शुड से बहुत ईजिली स्टोर्ड होती हैं ये. ठीक है. हनी
ज़्यादा इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। बी वैक्स, बी वेनम, रॉयल जेलीज, ये सब एज ए कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, स्किन केयर्स में यूज़ होते हैं। बी हेल्प इन पॉलिनेशन, बिल्कुल ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं ना। व्हाट इज पॉलिनेशन, मैंने आपको एक ग्लांस देने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में बनाया हुआ है पॉलिनेशन को दर्शाने के लिए। देखिए, दिस इज अ फ्लावर। इफ यू हैव सीन अ फ्लावर, एक ना उसमें मेन स्टेम होती है, मेन स्टेम नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, बट मेन एक क्या होती है, टेंटिकल प्रोस्टिट्यूट होता है उनके अंदर। ये एक मेन टेंटिकल है जिसमें क्या होता है, 3 मेजर जगह होती है उनकी, ठीक है, 3 मेजर। हमें तीनों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टॉप वाले से मतलब है, ठीक है। अब देखो ये टॉप वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। आई एम श्योर यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। और बाकी टेंटिकल्स, सेंटर वाले टेंटिकल से छोटे होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एंथर। मैंने दिखा नहीं है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एंथर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एंथर बोलते हैं। अब एंथर में क्या स्टोर होते हैं, पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स हैव द हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू इन होल वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, अब अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. pollination। अब बहुत बार क्या होता है, ये pollen grain हवा से उड़कर तो स्टिग्मा में चले जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मधुमक्खी यहाँ पे बैठी तो यहाँ पे ट्रांसफर, फिर यहाँ पे बैठी तो हाँ, यहाँ से जो pollen grain उसके पैर पे चिपके तो वो स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, इस तरीके से। तो ये हनी बीज बहुत मदद करती है पॉलिनेशन में, ओके। इट इज़ यूज्ड एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन की तरह भी यूज होती है हनी, ठीक है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड इवन फॉस्फोरस ऑल्सो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इनमें। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड प्योरीफायर, ठीक है, ब्लड प्योरीफायर के लिए भी यूज़ किया जाता है क्या, हनी बी मतलब हनी, ओके। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया था सेल चैप्टर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है काम का बंटवारा। अब देखो, आप देखते हो हनी बीज अकेले नहीं होती हैं जो हनी बनाती है अपने बीहाइव में, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ सोशल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हनी बीज, ठीक है। हनी बीज आर सोशल, कॉलोनियल इंसेक्ट्स एंड देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्वीन बी, जो कि सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, ओके। सेकेंड इज ड्रोन, जो कि क्या होते हैं भाई, छोटे होते हैं, बट हाँ एक समय आने के बाद ये कॉलोनी को लीव कर देते हैं, ठीक है। थर्ड इज वर्कर बी, भाई ये इस काम की होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये नहीं तो कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि यही होती है जो पॉलन को कलेक्ट करने का काम, नेक्टर को कलेक्ट करने का काम, जगह जगह फूलों पे जाना, ठीक है, पॉलन कलेक्ट करना, सब करना नेक्टर को, ये काम वर्कर बीज का ही होता है। तो वर्कर बीज नहीं तो हनी नहीं, गॉट इट। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर और इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कॉमन स्पीसीज। पहला आता है एपिस कैरेना इंडिका, जो कि इंडियन बी होती है, ठीक है, ज़्यादातर हमारी इंडियन रीजन में यही वाली हनी बी पाई जाती है। एपिस फ्लोरा, जिसे हम लिटिल बी कहते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे छोटी बी होती है, हनी बी होती है, ठीक है। एंड थर्ड इज एपिस मेलिफेरा, ठीक है, जो कि इटालियन बी होती है, ये बड़ी भी होती है दिखने में, प्लस इसकी बहुत सारी खासियतें। क्यों, पहले ये कि इसके अंदर जो हनी प्रोडक्शन होता है वो आम हनी के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड, इट इज़ रियली जेंटल इन नेचर, मतलब जेंटल इन द नेचर मतलब देखो, आप कुछ लोगों से मिलते हो जो बड़े ही ज़्यादा क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं नेचर में, गुस्सा थोड़ा कम करते हैं, प्योर से बोलते हैं, बड़ी सीधे साधे होते हैं ना, ठीक है, ये भी है ऐसी। अगर आप इसके पास जाओगे तो ये आपको काटेगी नहीं, क्योंकि किसके अंदर स्टिंग नहीं होता है, बड़ी जेंटल होती है, बड़ी प्यारी होती है, ठीक है। हैव मोर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट दी बिहाइव, बिल्कुल उनके अंदर एबिलिटीज होती है ज़्यादा बिहाइव को प्रोटेक्ट करने की। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि अगर स्टिंग नहीं है तो बिहाइव कैसे प्रोटेक्ट होगा। देखो, स्टिंग का होना या ना होना बिहाइव की प्रोटेक्शन से कोई लेना देना है ही। स्टिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है दूसरे फॉरेन एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि बिहाइव को प्रोटेक्ट करने के लिए। गॉट इट? So what we have studied today, we have completed last 2 major topics of this chapter, that is fish culture
aquaculture, pisciculture, and beekeeping. Okay, so I hope that you have understood what I have taught you, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.